Hello, my dear learners. Welcome to the journey of learning with me, मीनाक्षी बजाज. मुझे यकीन है कि मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं और आप अपने सिलेबस को बड़े बेहतर तरीके के साथ समझते जा रहे हैं. तो इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी टॉपिक्स को डिटेल में समझें और अपने लिए एक बहुत बढ़िया करियर सेट कर लें. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ टाइप्स, इम्पोर्टेंस एंड डिफिकल्टीज इन डेलीगेशन. आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही बढ़िया मूड के साथ. जो डेलीगेशन का मीनिंग है, डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आगे का टॉपिक समझने में आपको आसानी हो. तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डेलीगेशन. स्लाइड को रोक के एक बार सभी पॉइंट्स को पढ़ लीजिए. ये हैं जनरल, स्पेसिफिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड लिटरल. आइए एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िए, अदरवाइज टॉपिक की पूरी क्लैरिटी आपको नहीं आएगी. तो सबसे पहले है जनरल डेलीगेशन. तो जनरल डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि जब एक सीनियर अथॉरिटी डेलीगेट करता है अपने सबऑर्डिनेट को एक जर्नल मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. तो कौन से होते हैं जर्नल मैनेजरियल फंक्शंस? वो होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एक्सेट्रा. तो जब अथॉरिटी दी गई है एक सबऑर्डिनेट को इनमें से किसी भी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसे रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया है कि आप प्लानिंग करिए, ऑर्गेनाइजिंग करिए या फिर डायरेक्टिंग कीजिए, उसको बोला जाता है जनरल डेलीगेशन. तो अल्टीमेट कंट्रोल जो है, अल्टीमेट गाइडेंस जो है, वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव को ही देनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो अपने काम का बर्डन शेयर कर सकता है अपने जूनियर्स के साथ. तो इसे बोला जाता है जनरल डेलीगेशन. अब आती है दूसरी टाइप जिसका नाम है स्पेसिफिक डेलीगेशन. तो स्पेसिफिक डेलीगेशन होती है किसी एक खास काम को करने के लिए. स्लाइड में पढ़िए, यहाँ वर्ड लिखा है पर्टिकुलर. पर्टिकुलर का मतलब होता है एक स्पेसिफिक, एक खास काम. तो जहाँ किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करके दिखाना है या किसी खास काम को अचीव करके दिखाना है, उसे बोला जाएगा स्पेसिफिक डेलीगेशन. यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ली है. मान लीजिए जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसे अथॉरिटी दी गई है अपने डिपार्टमेंट में से ज़्यादा प्रोडक्शन करके दिखाने के लिए. तो ये उसको क्या ड्यूटी मिली? एक ही ड्यूटी मिली है कि आपने प्रोडक्शन बढ़ाकर दिखानी है. तो इसे बोला जाएगा स्पेसिफिक डेलीगेशन. यानी कि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर को अथॉरिटी दी गई है अपने डिपार्टमेंट की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उसे बोला जाता है स्पेसिफिक डेलीगेशन. अब पारी आती है फॉर्मल डेलीगेशन की. फॉर्मल डेलीगेशन का मतलब होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रहते हुए आपकी पोस्ट के कारण आपको पावर दी गई है. जो काम, जो अथॉरिटी आपको मिली है क्योंकि आप एक स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इस तरह की डेलीगेशन नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है. जैसे कि अगर हम पिछली एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करें, प्रोडक्शन मैनेजर को बोला गया था कि आप प्रोडक्शन बढ़ा के दिखाओ, तो उसको ये डेलीगेशन भी करी जाएगी पार की कि जब ज़्यादा मशीनें खरीदने की ज़रूरत है तो आप वो मशीनें खरीद सकते हो. तो इस तरीके से जब भी कोई डेलीगेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट दैट द पर्सन इज हैविंग इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसे बोला जाता है फॉर्मल डेलीगेशन. तो यहाँ पर मैंने कैप्स में लिखा है आपको समझाने के लिए, इट अराइजेस ड्यू टू पोजीशन. एक पोस्ट पर आप काम कर रहे हो इसलिए आपको वो डेलीगेशन हो गई है अथॉरिटी की. नाउ कम्स इनफॉर्मल डेलीगेशन. जो इनफॉर्मल डेलीगेशन है वो पोजीशन के कारण नहीं मिलती, जैसे कि पिछले में थी.
यहाँ पर डेलीगेशन हो रही है सर्कमस्टांसिस के कारण, मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो काम आपके सिर आ गया कि आपने परफॉर्म करके दिखाना है। तो जब एक पर्सन को एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़रूरत थी, नेसेसरी हो गया था कि काम इसी से करवाना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी को लॉस हो सकता है, इसलिए उसको बोला जाता है इनफॉर्मल डेलीगेशन। लेटरल डेलीगेशन। लेटरल डेलीगेशन का मतलब होता है कि जब एक काम को करने के लिए किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत भी हमें पड़ जाती है, तो हम फॉर्मली ना चलते हुए, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए खुद ही दूसरों से हेल्प मांग लेते हैं। अब स्लाइड को ध्यान से पढ़िए। जब एक काम को पूरा करना होता है, तो जब डेलीगेशन आपको हुई, आपको कोई जिम्मेवारी मिल गई, तो आपको उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए दूसरे लोगों की असिस्टेंस मतलब हेल्प की ज़रूरत लेनी पड़ती है। तो अगर आप फॉर्मली चलेंगे तो आपको बॉस को बोलना पड़ेगा कि सर आप किसी और की ड्यूटी लगा दीजिए, फिर सर एक लेटर फ्रेम करेंगे, उसमें बहुत सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। तो सबॉर्डिनेट क्या करता है, वो इनडायरेक्टली दूसरों को कांटेक्ट कर लेता है और उनको बोलता है कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए इस काम को करने के लिए। तो इस तरीके से जब इनफॉर्मली आप किसी की मदद मांग लेते हैं, उसे लेटरल डेलीगेशन बोला जाता है। तो इस डेलीगेशन का मेन बात ये है कि ये टाइम बचा देती है। लेंथी प्रोसेस में ना जाते हुए आपस में ही एक दूसरे की मदद करके डेलीगेशन करके काम को पूरा कर दिया जाता है। तो ये थी टाइप्स ऑफ डेलीगेशन। इतना करने के बाद अब हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि अथॉरिटी के अंदर दो पॉइंट्स आ जाते हैं। एक होती है रिजर्व्ड अथॉरिटी और एक होती है डेलीगेटेड अथॉरिटी। तो रिजर्व्ड अथॉरिटी क्या होती है? जब एक सुपीरियर ये नहीं चाहता कि उसका काम कोई और करे, या वो डेलीगेशन नहीं करना चाहता किसी और को, तो वो अपनी अथॉरिटी अपने पास ही रखता है, किसी और को अथॉरिटी नहीं देता, उसे बोला जाता है रिजर्व, मतलब उसने अपने पास ही रख ली। दूसरी है डेलीगेटेड। डेलीगेटेड तो मैंने आपको अभी समझाई। तो जो अथॉरिटी हमने दूसरे को दी, जो हक हमने दूसरे को दिए कि आप इस काम को आगे से किसी से करवा लीजिए, उसको बोला जाता है डेलीगेटेड अथॉरिटी। तो क्यों रह जाती है कुछ अथॉरिटी रिजर्व? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या डिफिकल्टीज होती हैं जिस कारण से अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं किया जाता। तो ये है कुछ एक डिफिकल्टीज जिन कारण से मैनेजर जो है वो रिजर्व्ड रख लेता है अथॉरिटी को अपने पास ही। तो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट्स मैंने लिए हैं। पहला है फियर ऑफ नॉन एक्यूरेसी इन परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर है उसको ये लगता है कि जो टास्क मैं आगे असाइन करूँगा उसे सबॉर्डिनेट अच्छे से नहीं करेगा, उसे वो एक्यूरेटली एक अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, इस कारण से वो उसको आगे किसी को देता ही नहीं है। दूसरा कारण हो सकता है टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द टास्क। जो सीनियर है उसको ये लगता है कि पहले मैं सारे काम को इसको समझाऊं फिर ये जाके करेगा, तो उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि इट विल टेक टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करते हुए ही, इसलिए बेटर है कि मैं काम को खुद ही कर डालूं। तीसरी डिफ़िकल्टी है लैक ऑफ ट्रस्ट। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर है वो अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करता, उसे विश्वास ही नहीं है कि कोई काम को अच्छे से कर पाएगा। चौथा पॉइंट है स्किल शॉर्टेज। इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर है वो ये फील करता है कि जो उसके अंडर टीम है या जो उसके अंदर सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं उनके पास सही तरीके के स्किल्स नहीं है कि वो काम को अच्छे से परफॉर्म करके दिखा सके। या कभी कभी ये भी देखा गया है कि एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी ये है कि जो सुपीरियर है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको ये लगता है कि मेरे जितना बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता,
इसी कारण से वो सारी पावर्स को अपने पास ही कंसंट्रेट मतलब इकट्ठा करके रख लेता है, किसी और को वो किसी भी तरीके की पावर देना पसंद नहीं करता। तो इस तरीके से इट विल डिपेंड ऑन द अबिलिटी, यहाँ पर सारा कुछ डिपेंड करेगा सुपीरियर की एबिलिटी के ऊपर कि क्या वो लोगों की खूबियों को जान सकता है, उनको अच्छे से काम दे सकता है, या कभी कभी वो लोगों को कंट्रोल ही नहीं कर पाता कि लोग उसको ओबे करें, जो वो चाहता है उस काम को अच्छे से करके दिखाएं। तो यहाँ पर ज़रूरत है प्रॉपर टेम्परामेंट की, एक अच्छी सोच की, कि जो सुपीरियर है वो ऐसी सोच रखे और वो हेजिटेट ना करे, घबराए ना, दूसरों को अथॉरिटी देते समय उनके बारे में पॉजिटिव सोचे और उनको काम करने को बोले। अब बारी आ गई इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन की। सबसे पहला पॉइंट है रिलीविंग टॉप एग्जेक्टिव्स। अगर टॉप एग्जेक्टिव्स अपना डेलीगेशन करेंगे अपनी पावर की, तो उन्हें भी बर्डन कम फील होगा, वो इम्पॉर्टेंट टास्क के ऊपर कंसंट्रेट कर पाएंगे और जो बाकी के काम है वो दूसरों से करवा लेंगे। दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग। अगर डेलीगेशन की जाएगी तो बर्डन कम होने के कारण फंक्शनिंग में बेहतरी आएगी, काम को अच्छे से किया जाएगा क्योंकि वो लोगों के बीच में डिवाइड हो गया है। कोई भी इंसान अपने आप को ज़्यादा बर्डन में फील नहीं करेगा और कोई भी ये फील नहीं करेगा कि अरे मुझे तो कोई काम ही नहीं मिला, मैं तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं हूँ। अगला पॉइंट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अगर डेलीगेशन की जाएगी तभी तो लोगों को काम करना आएगा। लोगों के अंदर कई सारी खूबियाँ होती हैं, उन खूबियों को पहचान के उन्हें निखारने की ज़रूरत है, जो कि डेलीगेशन की मदद से किया जा सकता है। यानी एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, उसकी तरक्की, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल बनाया जा सकता है। देन कम्स ग्रोथ ऑफ बिजनेस। अगर लोग काबिल होंगे तभी बिजनेस तरक्की कर पाएगा, तभी बिजनेस अपने आप को एक्सपैंड यानी बड़ा कर पाएगा और नए नए कामों में जा पाएगा, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पाएगा, नए नए बिजनेस खोल पाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हुआ और मुझे यकीन है कि आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं दोबारा कहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप सभी टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से जान पाएं, पहचान पाएं। Enjoy learning and stay happy everyone. So this is me, Meenakshi, wishing you all the best for your future. Goodbye dear learners, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।